चलें अब बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में। एक्चुअली जो पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं पैंक्रियास में, जो पैंक्रियास जो है ग्लैंड, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये एसिनर सेल्स पे बना होता है, एसिनर सेल्स, और जो एंडोक्राइन पार्ट है इट इज मेड ऑफ सेल्स, उनको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो आइसोलेट है इसमें तीन तरह के बेसिकली सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, जो अल्फा सेल और बीटा सेल पे दोनों पे एक्ट करती है और दोनों ग्लूकागोन और इंसुलिन की रिलीज को इनहिबिट करती है। तो बेसिक चीजें हैं, जो बीटा सेल्स हैं दे कंस्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ द आइसोलेट सेल्स। तो आप इनको रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है समझने वाली। हाँ, इसमें ये चीज है कि जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जो इंसुलिन फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उस दौरान इंसुलिन के साथ साथ सबसे पहले क्या बनता है, प्री प्रो इंसुलिन बनती है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ये प्रोसेस। ये प्री प्रो इंसुलिन फिर क्लीव होती है, क्लीवेज होती है इसकी, जिससे फिर प्रो इंसुलिन रिलीज होती है। अब ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये स्टोर होती है इन दी सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स विद इन दी बीटा सेल्स। अब सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में एंजाइम होते हैं जो स्प्लिट करते हैं इंसुलिन को, और सी पेप्टाइड रिलीज होता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन को डिग्रेड करते हैं तो उससे इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनते हैं। अब जब ग्लूकोज आता है और एट द एंड इंसुलिन सीक्रेट होती है तो उसके नतीजे में इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों रिलीज होते हैं, और ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं। अब ये जो सी पेप्टाइड है इट इज द लॉन्ग टर्म एंड इनडायरेक्ट मार्कर ऑफ द एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि जो सी पेप्टाइड है ये इंसुलिन के साथ इक्वल अमाउंट में ही रिलीज होता है। तो सी पेप्टाइड को यूज करते हैं एज द मार्कर ऑफ द एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन, इनडायरेक्ट मार्कर, क्योंकि हम इनडायरेक्टली इंसुलिन की सिक्रीशन को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट मार्कर कहते हैं। इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड आर इंक्रीज्ड इन इंसुलिनोमा। अगर बीटा सेल्स ट्यूमर जो है उसको इंसुलिनोमा कहते हैं, उसमें क्या होगा कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों की रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सल्फोनिल यूरियाज का यूज है उसमें क्या होगा, या अगर पेशेंट एक्सोजेनस इंसुलिन ले रहा है तो उसमें सी पेप्टाइड जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ये बेसिक डिफरेंस है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के और किसी भी तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज? इंसुलिन रिलीज का जो बेसिक मैकेनिज्म है इसको ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, तो ब्रीफली और क्विकली मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास में, उनमें एक स्पेशल चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है। नॉर्मली जब ग्लूकोज नहीं आता या ग्लूकोज इंटेक नहीं होता या ग्लूकोज बीटा सेल्स में नहीं होता तो ये जो पोटेशियम चैनल है ये ओपन रहता है, तो पोटेशियम इफ्लक्स होता है। पोटेशियम इफ्लक्स से जो नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इंक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो लॉस हो रहा है, तो इनर साइड जो है वो इंटीरियर जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। अब जब मील इंटेक होता है ग्लूकोज वहां से रिलीज होता है, और ये ग्लूकोज GLUT2 जो चैनल है उसके थ्रू ये एंटर होता है बीटा सेल्स में, तो एटीपी बनती है। अब ये जो एटीपी है ये इनहिबिट करती है इस पोटेशियम चैनल, ठीक है, ये इनहिबिट करती है इस पोटेशियम चैनल को, जिसके नतीजे में इफ्लक्स इनहिबिट हो जाता है, पोटेशियम के लेवल्स बीटा सेल्स में इंक्रीज हो जाते हैं। जब इसके लेवल इंक्रीज होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, जिससे डीपोलराइजेशन होगी, और ये डीपोलराइजेशन विल रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ दिस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जिससे कैल्शियम एंटर होगा इनटू द बीटा सेल्स, एंड दिस कैल्शियम विल हेल्प इन रिलीज ऑफ द granules which contain the insulin and C-peptide. This is the basic mechanism of release of insulin and C-peptide from the beta cells of pancreas. Basically यहाँ पे भी हमने वही चीजें लिखी हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं।
जो इंसुलिन की रिलीज का मैकेनिज्म है। इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, सोमैटोस्टेटिन हमने कहा है डेल्टा सेल से है आती है, तो ये अल्फा और बीटा सेल दोनों पे एक्ट करती है और इनहिबिट करती है रिलीज को इंसुलिन की और ग्लूकागोन की। इसके अलावा सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो है अगर, तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होती है। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करती है अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द बीटा सेल्स। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो अल्फा 2 होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज एक्टिविटी, ये इनहिबिटरी होते हैं, तो उससे इंसुलिन की जो रिलीज है वो डिक्रीज हो जाती है। थिंक यू नीड ग्लूकोज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ठीक है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बेसिकली आपको उस टाइम ग्लूकोज की भी जरूरत होती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन बीटा सेल्स पे एक्ट करती है और इंसुलिन की रिलीज को डिक्रीज करती है ताकि ब्लड में, प्लाज्मा में ग्लूकोज के लेवल ज्यादा रहें। बीटा सेल्स के अलावा अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन, ऑलरेडी इनको डिस्कस कर लिया है। एक चीज जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ब्लड फ्लो जो है आइसोलेट्स में, ब्लड फ्लो ऑफ आइसोलेट्स एंड ग्लूकागोन इनहिबिशन बाय इंसुलिन, इसको डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली जो ब्लड फ्लो है, ये पहले दिस ब्लड फर्स्ट फ्लोज फर्स्ट टू द कैपिलरीज इन द सेंटर ऑफ द आइसोलेट एंड पिक्स अप द इंसुलिन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो बीटा सेल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद होते हैं आइसोलेट के। तो सेंटर में जो कैपिलरीज होती हैं, जो सेंटर में कैपिलरीज होती हैं वो इंसुलिन को पिक करती हैं, और जब जो कैपिलरीज फिर एक्सिट करती हैं आइसोलेट से, ब्लड देन फ्लोज टू द पेरिफेरी ऑफ द आइसोलेट, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ भी ब्लड मूव करता है, तो वहां पे इंसुलिन रिलीज होती है जो कि अल्फा सेल्स पे एक्ट करती है और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। बेसिकली मैकेनिज्म ये है कि कैसे इंसुलिन है फ्रॉम बीटा सेल्स से अल्फा सेल्स पे एक्ट करके इसको ग्लूकागोन को इनहिबिट करती है, इसकी रिलीज को इनहिबिट करती है। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोलर ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, दैट इज द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स। सल्फोनिलयूरियस ड्रग्स जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इन ड्रग्स का बेसिक मैकेनिज्म ये है कि ये ड्रग्स सल्फोनिलयूरियस ड्रग जो है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, पोटेशियम बिल्डअप होता है, एक्शन पोटेंशियल होते हैं और इंसुलिन और पेप्टाइड रिलीज होते हैं। थायासाइड, डायूरेटिक्स एंड डाइज़ोक्साइड, ये ड्रग्स क्या करती हैं, दे इनहिबिट द एटीपी और दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ द एटीपी। एटीपी का एक्शन बेसिकली क्या है कि ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करती है। जब एटीपी के लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो ये इनहिबिट करते हैं, पोटेशियम चैनल को ये इनहिबिट नहीं करते। नो डिपोलराइजेशन एंड कैल्शियम इनफ्लक्स, उसके नतीजे में क्या होगा, देयर विल बी नो रिलीज ऑफ इंसुलिन। दिस ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटिस, जिससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो एग्जर्सिपेट हो जाएगा। इंसुलिन रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो टारगेट सेल्स होते हैं जहां पे इंसुलिन ने एक्ट करना होता है, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद वन पास रिसेप्टर्स, इनको वन पास रिसेप्टर्स कहते हैं, व्हिच आर लिंक्ड विद द टायरोसिन काइनेज एंजाइम। मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन, 60 to 90% जो मेटाबॉलिज्म होती है इंसुलिन की लिवर में होती है, 10% जो है वो किडनीज में होती है। तो रीनल फेलियर या लिवर फेलियर में क्या होगा, इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, which will cause recurrent hypoglycemic episodes। एक्शन क्या है इंसुलिन के, facilitates the peripheral glucose uptake and metabolic actions। जो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक है वो कैसे इंसुलिन फैसिलिटेट करती है उसको डिस्कस करेंगे, और मेटाबॉलिक एक्शंस को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल टिश्यूज में जो ग्लूकोज अपटेक का मैकेनिज्म है, इट इज डन बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड होते हैं। अब ग्लूट्स जो है ये क्या है, दे आर दी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं which help in the uptake of the glucose। इंसुलिन बेसिकली क्या करती है, ये टारगेट्स जो टिश्यूज हैं उन पे ये एक्ट करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक्टिवेशन होती है, और एट द एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स यानी ग्लूट्स जो है वो बनते हैं, मेम्ब्रेन्स में वो इंसर्ट होते हैं और ग्लूकोज की अपटेक होती है।
ग्लूट्स विच रिक्वायर इंसुलिन टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल्स, इनको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये GLUT4 है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यूज में मौजूद होते हैं और रेस्टिंग मसल स्केलेटल मसल में ये एक्टिव होते हैं। एडिपोज टिश्यूज जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इंसुलिन पे फॉर द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस है। जो रेस्टिंग स्केलेटल मसल है उनमें ग्लूकोज जो है GLUT4 के जरिए एंटर होता है, लेकिन एक्सरसाइजिंग मसल में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू स्केलेटल मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। लीवर पे इनका क्या फंक्शन है, hepatocytes do not need insulin after meal for glucose uptake, but hepatocytes need insulin for glucose uptake during starvation। पहले हमने बात की है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, अब हम उन ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं which do not require insulin to transport the glucose into cells। इनको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। बेसिकली ये कौन कौन से हैं, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT5 और SGLT1, SGLT2। GLUT1 जो होते हैं निमोनिक बनाए हैं, ये आप याद रख सकते हैं TCR-B1। TCR-B1 यानी कि जो GLUT1 होता है ये इन ऑर्गन्स में टिश्यूज में मौजूद होता है। R is for RBCs, C is for cornea and P is for placenta and B is for brain। So placenta, cornea, RBCs and brain इनमें GLUT1 होता है। GLUT2 जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है, KILI2। KILI2 का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। This K is for the kidneys, I is for the isolate cells of beta isolate cells, L is for the liver and I is for the intestine। ठीक है, KILI2 में GLUT2 जो है वो मौजूद होता है। GLUT3 BP3 रिक्वायर होता है, प्रेजेंट होता है इन दी ब्रेन एंड प्लेसेंटा। अब हमने यहाँ भी देखा है कि ब्रेन और प्लेसेंटा में GLUT1 भी है, तो ब्रेन और प्लेसेंटा में GLUT1 और GLUT3 दोनों है। GLUT5 जो है SI5, S for spermatocytes and I is for the mucosal cells, intestinal cells basically। तो SI से आप याद रख सकते हैं इंटेस्टिनल सेल्स बेसिकली GI म्यूकोसल सेल्स। अब ये जो SGLT1, SGLT2 जो होते हैं दे आर दी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ये निमोनिक है, आप इस निमोनिक को भी याद कर सकते हैं, ब्रिक लिप्स टू रिमेंबर दिस ग्लूकोज। इंसुलिन के थ्रू जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ग्लूकोज की उसको हमने डिस्कस कर लिया और अब हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक एक्शंस। मेटाबॉलिक एक्शन एक्चुअली जो इंसुलिन है ये एनाबॉलिक हार्मोन है। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को स्केलेटल मसल में इंक्रीज करता है और एडिपोज टिश्यूज में इंक्रीज करता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस में हमने डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन के लेवल जब इंक्रीज होते हैं तो इनकी पैथोफिजियोलॉजी आगे क्या होती है। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, स्टोरेज को इंक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को और सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है बाय अफेक्टिंग द एक्टिंग ऑन द किडनीज। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन पोटेशियम, बेसिकली जो इंसुलिन होता है ये प्रमोट करता है फ्लो ऑफ द पोटेशियम इनटू द सेल्स। सो हाइपरकैलेमिया जब कंडीशन है तो उसमें हम इंसुलिन एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड फास्ट एक्शन है कैल्शियम क्लोराइड का, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एरिथमियाज फ्रॉम हाइपरकैलेमिया, इंपॉर्टेंट है और आपने इसको याद रखना है। फास्ट एक्शन कैल्शियम क्लोराइड। इंसुलिन का भी रोल है लेकिन ये इसका जो एक्शन है वो स्लो है। ग्लूकागोन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं वो क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, लाइपोलाइसिस, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन और इंसुलिन सिक्रीशन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA में हम देखेंगे कि जब इनमें इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है तो जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप होती है तो इनमें ग्लूकागोन के लेवल्स इंक्रीज होते हैं और एट द एंड क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज बनती है which results in diabetic ketoacidosis।
ग्लूकागॉन सिक्रीशन प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स कौन से हैं ये आपने देख लेने हैं, ये इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है। लो प्लाज्मा ग्लूकोज यानी हाइपोग्लाइसेमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोमोटर फॉर द ग्लूकागॉन सिक्रीशन। Elevated plasma glucose and hyperglycemia is the most important inhibitor of the glucagon.